हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट जो टू पेपर है एसएसटी के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे क्या है, आधारित नहीं बल्कि हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इनको आप जब सॉल्व करेंगे, इनको आप समझेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इन क्वेश्चनों को बताने के साथ साथ में मैं आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए आप इन बताए गए क्वेश्चनों के साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो चार ऑप्शन आपके हैं कि 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 78.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 85 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर। तो जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका वो सी सही है। ठीक है, आपका सी सही है। देखिए, भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो आपकी कौन सी रेखा, तो जो आपकी 82.5 डिग्री जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है ना वो करती है। और पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण होता है वो आपका कौन सा करता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है, जो कि आपके देखेंगे तो लंदन में जो ग्रीनविच वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ग्रीनविच रेखा से यानी लंदन से भारत जो है वो पूरब में है, और 82.5 डिग्री क्या है, पूरब में है। तो इसलिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो समय चलता है आगे, वो 5.5 घंटा समय आगे है लंदन के समय से भारत का समय। ठीक है। अच्छा, ये क्यों आगे है, रीजन क्या है, क्योंकि भारत पूरब में है। क्योंकि पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, तो 360/24 कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। तो जितना डिग्री आगे होगा जो देश, उसमें उतने से गुणा कर देंगे और डाटा आपका निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जो कि आज का दूसरा है लेकिन पीडीएफ का ये 17 है। तो इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन का संभावित कारण है। चार ऑप्शन है, क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, क्रमशः पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन, सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन, या सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, यानी कि ए आपका सही आंसर है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो सही आंसर है वो कौन सा है, ए सही है। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, इसलिए दिन और रात होते हैं। जबकि पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन है, जैसे कि सर्दी का महीना आना, गर्मी का आना, बरसात होना, बसंत ऋतु का आना, तो ये सारे रीजन है क्या, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने की वजह से। ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर जब लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण, और जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है। यानी ये हो गया रोटेशन, ये हो गया रिवोल्यूशन। ठीक है। तो ये रीजन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये सवाल आ गया आपका जो समय वाला था। तो लिखा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 60 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होते हैं, तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय हो रहा होगा। तो देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्या है, आपका 0 डिग्री वाली रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री वाली रेखा है। तो यहाँ पे समय कितना बज रहा है, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यहाँ पे समय कितना हो रहा है, यहाँ समय बज रहा है 12 हो रहा है। लेकिन कोई देश है जो पूरब में है, लेकिन वो है कितने डिग्री पे, तो वो 30 डिग्री पे है। तो हमें पता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा से पूरब में जाने पे जो क्या होता है, समय जो होता है प्लस में होता है, और पश्चिम में जाने पे जो समय होता है वो माइनस में होता है। तो हम लोग ने देख लिया कि जो ये 30 डिग्री पे जो कोई भी देश है वो कितने डिग्री आगे है, तो ये कितने डिग्री आगे है, 30 डिग्री आगे है। 30 डिग्री आगे है। और हमने यहाँ पढ़ा है कि 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 30 डिग्री आगे है। तो कितने घंटे, तो फिर 2 घंटे आगे हो जाएगा। तो यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 घंटे हो जाएगा। तो 2 घंटा क्या करेंगे, ये 2 घंटा 12 में जोड़ देंगे। यानी कि जो यहाँ पे समय होगा वो होगा 2 बज रहा होगा, कब, तो ये बज रहा होगा आपका शाम का, यानी कि पीएम, यानी कि अपराह्न। तो ये समय हो गया कौन सा, 2 अपराह्न, यानी कि पीएम का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आगे हो गया आपको। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 3 इसमें कथन है। तो पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन।
तो केवल ए सही है, ए बी दोनों सही हैं, ए तथा सी सही है या फिर तीनों सही हैं। तो जिसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी केवल ए। देखिए जो अंडमान एंड निकोबार है ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कहीं ना कहीं बरसात ठीक ठाक होता है और तापमान भी ठीक ठाक होता है क्योंकि भूमध्य रेखा के नज़दीक है। तो यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे? तो आर्द्र पर्णपाती वन, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कथन और कारण वाला है। कथन यह है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी और सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। और रीजन दे रहा है क्या कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों में के रूप ले लेती हैं। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? तो पहला ऑप्शन है ए और सही दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। ए आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो जो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वो ए सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा सही है उसमें। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही है, यानी ये दोनों बातें सही हैं। और जो कथन बोला है उसका रीजन क्या है? तो ये रीजन है। देखिए ग्रेनाइट चट्टानें कैसी चट्टानें होती हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। कैसे होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं जो काफ़ी ठोस होती हैं और पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानें ही बनती हैं। तो आग्नेय चट्टानें के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ग्रेनाइट और बेसाल्टी चट्टानें ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। और हमने देखा अपने घरों में जब पत्थर लगवाते हैं तो वो ग्रेनाइट ही तो पत्थरें होती हैं। तो इसीलिए बिल्डिंग सजावटी के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? जो पृथ्वी का भूपर्पट्टी है, क्रस्ट, यानी कि जो क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है, ऊपर वाला जो भाग है, ठीक है, तो इसी के क्या है नीचे क्या होता है कि ये जम जाते हैं और धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं और हजारों साल बाद इनका क्या होता है? ठोस रूप परिवर्तित हो जाता है जो बाद में ये पत्थर का रूप ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 21 है। इसमें आप बताना है कि क्या सही है। तो इसमें 3 कथन है। पहला कथन है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। बी है कि मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। सी है कि स्थल व समुद्र समीर स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। क्या सही है? ए सही है, यानी कि केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, या केवल ए और सी सही है? क्या इसमें ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो केवल आपका ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है, यानी कि ऑप्शन केवल ए सही है ये वाला। ठीक है, ए देख रहा है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो ठीक है, यानी कि जो मानसूनी जो पवनें होती हैं मौसमी पवनों का ही तो उदाहरण होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो पवनें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान रखिएगा जो पवनें होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तो एक पढ़ेंगे आप कि प्रचलित पवनें कौन सी होती हैं? प्रचलित पवनें। एक कौन? मौसमी पवनें। कौन सी? मौसमी पवनें। एक होती हैं आपकी स्थानीय, ठीक है, लोकल विंड्स, यानी स्थानीय पवनें। ये 3 प्रकार की क्या होती हैं? पवनें होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मानसूनी पवनें हैं ये मौसमी पवन उदाहरण है, यानी ये बात तो सही है। तो और यहाँ पे लिखा है कि मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ये मौसमी है तो निश्चित दिशा में नहीं चलेगा। ठीक है ना, जब मौसम होगा तो उस दिशा में ये पवनें चलेंगी, तो निश्चित दिशा इनकी नहीं है। फिर कह रहे हैं स्थल व समुद्र समीर स्थायी पवन उदाहरण है। कहेंगे नहीं, ये स्थायी नहीं है, ये भी मौसमी पवनें ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 22 है कि संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में क्या सही है देखते हैं। पहला कथन है कि जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बी कथन है जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। सी ऑप्शन है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो इसमें क्या सही ऑप्शन है आपको ये बताना होगा। ठीक है, केवल ए बी सही है, केवल बी सी सही है, ए सी सही है, या फिर सभी सही है? तो इन कथनों को पढ़ने से लग रहा है कि ये सारी बातें क्या हैं? सही हैं। देखिए जो जल वाष्प है, जल वाष्प क्या होगा? गैस होगी। तो जो गैस है वो जब क्या होती है? बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं या संघनित कहते हैं। ठीक है, तो जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदों में बदल जाती है, ये वाली भी बात क्या है? सही है।
फिर लिखा है कि जल की ये बूंदें इतनी भारी होती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे गिरती हैं। तो ठीक है, जब तक गैस थी तब तक वो ऊपर थी, जब वो वजनी हो गई तो वो बूंद के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और नीचे वाली भी बात सही है कि जो आपकी जेट हवाई जहाज होते हैं तो अपने पीछे एक धुआं सा मतलब पलचिन छोड़ते हैं, तो वो बाद में संघनित होकर बूंद बन जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी तीनों सही है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि ए कथन है यह वजन में हल्का होता है, बी यह अत्यधिक गर्म होता है, सी यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है? ए वाला सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी, या डी है ए और ए बी और सी। देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये ऊन की बात कर रहा है तो कुछ पॉजिटिव सोचना है इसके बारे में। देखिए पहला कह रहा है कि ये वजन में हल्का होता है, तो हाँ सही है, ये वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अब ऊन है तो ये अत्यधिक गर्म होते हैं, हाँ तो यही बात सही है, ये अत्यधिक गर्म होते हैं। जो ऑप्शन सी कह रहा है कि यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, नहीं ये जानवर बहुत अधिक संख्या में नहीं पाए जाते हैं, इनका शिकार करने के कारण इनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। इसलिए ऑप्शन आपका ए और बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ए और बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 24 आप देख पा रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। पहला ऑप्शन है कि पहला आपका कथन है कि नवीकरणीय संसाधन यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। बी है अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो क्या सही इसमें ऑप्शन हो सकता है? देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है कि नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं मानवीय क्रियाओं का तो प्रभाव ही पड़ता है, तभी तो इनकी संख्या कम है। ठीक है, तभी संख्या कम है, तभी इनका मात्रा कम है। तो ये वाली बात क्या है, गलत है। लेकिन नीचे लिखा है कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनरित हो जाते हैं, हाँ ये वाली बात सही है। यानी कि जो आपकी क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जल्दी में ये दोबारा पुनः आ जाते हैं, उत्पादित हो जाते हैं ये। तो इसलिए जो ऑप्शन है आपका क्या सही हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यानी ए वाला बात गलत है, ये वाली बात गलत है और बी क्या है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, तो आपको होगा नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, नवीकरणीय यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। तो इनकी अगर बात करेंगे जैसे कि मतलब पवन ऊर्जा हो गया, नहीं हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं जो कि जब जलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम करते हैं, या इनकी जो मात्रा है वो अत्यधिक मात्रा में है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तह तक जाएंगे। तो एक कथन है ओपन कास्ट माइनिंग यानी विवृत खनन, बी है सॉफ्ट माइनिंग कूपिका खनन, और सी है क्वेरिंग यानी कि आखनन। तो इसका क्रम लगाना है कि जैसे मान लो कि आपने माना कि जैसे कि क्या भाई, ये अगर पृथ्वी है इस तरीके से हमने उसका एक कट ले लिया, तो जब आप क्या करेंगे कि इसके सतह से जब अंदर की ओर जाएंगे तो आपको कौन कौन से लेयर अब मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से लेयर मिलना शुरू होंगे तो उनका क्रम लगाना है। तो इन क्रमों को अगर देखा जाए तो क्रम कैसे लगेंगे, तो इनका क्रम सही क्रम क्या होगा, तो इनका सही क्रम होगा पहले आखनन होगा। ठीक है, पहले कौन होगा, पहले नंबर पे आखनन आएगा। इसके बाद में जो आपकी दूसरी जो लेयर है वो आपकी विवृत खनन आ जाएगी, ये दूसरी लेयर आ जाएगी, और ये तीसरी लेयर आ जाएगी। तो देखिए यानी कि सी पहले होगा फिर ए होगा, तो यानी कि सी ए बी यानी कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बी है यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों को प्रचलित होती हैं, सी इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो चार ऑप्शन है इसमें, कौन कौन से सही हो सकते हैं, ए बी दोनों, बी सी, ए और सी, या फिर सभी। तो
देखिएगा, जो स्थानशील कृषि होती है ये जनजातियों द्वारा होता है, खासकर ये वहीं होते हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती है, और पहाड़ी क्षेत्र में तो वर्षा तो होगी ही होगी, वहाँ होती होती है। तो नहीं, ये वाली तो बात क्या है, सही है। ठीक है, फिर कह रहा है यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं, तो हाँ ठीक है, जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है वहीं पे ये होती हैं, ये भी सही है। इसे हम लोग कर्तन या दहन कृषि कहते हैं, हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जंगलों में जब झाड़ियाँ काटते हैं तो उसे कर्तन कहते हैं, जब उसे जला देते हैं तो उसे हम लोग दहन कहते हैं, दहन कृषि। तो जो उसकी राख होती है, जो राख है वो, उसमें पोटास की मात्रा होती है, जो राख है ना उसमें पोटास की मात्रा होती है, जो मिट्टी को क्या करेगी, उपजाऊ बनाती है। ठीक है, तो इस स्थानांतरित कृषि के लिए तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर एक परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। तो देखिए, पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका और कनाडा, अमेजन बेसिन और दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। देखिए, जो प्रेरी घास के मैदान है ना, प्रेरी घास के मैदान, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, आप कहीं ना कहीं देखेंगे इसका जो जो जगह है, मिलने का जो जगह है वो आपका कनाडा वाला क्षेत्र है। नहीं, कनाडा वाला क्षेत्र है, तो ये कहाँ पे, कनाडा वाला क्षेत्र है, तो कनाडा हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि वेल्ड, जो वेल्ड है ये तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सभी, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो प्रेरी घास का मैदान है ये कनाडा, हालांकि देखा जाए तो कनाडा और अमेरिका की ये सीमा पे है, लेकिन यहाँ पर इसलिए दक्षिण अफ्रीका दिया नहीं है, उसके साथ में अमेरिका नहीं दिया है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कनाडा हुआ, दक्षिण अफ्रीका, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण और एक उष्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक हमने भूमध्य रेखा मान लिया, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये मान लेंगे मकर रेखा। तो अगर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में अगर जो घास के मैदान पाया जाएगा तो वो कहेगा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होगा। कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा। और अगर जो कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाएंगे तो वो शीतोष्ण होगा। कैसा होगा, वो शीतोष्ण होगा। और ये दोनों घास के मैदान जो हैं वो शीतोष्ण के ही हैं, प्रेयरी और वेल्ड। जो प्रेयरी घास के मैदान है ना, ध्यान रखिएगा, जो प्रेयरी घास के मैदान हैं यहाँ पर गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में होता है, अच्छा होता है, गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और मवेशियों, मवेशी मतलब पशुओं, जब घास का मैदान है तो मवेशी तो पाले ही जाएंगे, तो मवेशियों के पालने की एक अनुकूल जगह है ये प्रेयरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न में वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो तीन वाक्य, इनमें कौन सा सही है। पहला है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण एवं क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। ठीक है, अगला बी है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। सी है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हम उन कामों को करने का मौका मिलता है जिन्हें अच्छे हम अच्छे हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं ये इसमें आपका दे रखा है। तो अब देखिए, यहाँ से आप लोग एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है। देखो, इसने ये बात बोली है सी में कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है, नहीं, हम सब पे नहीं पड़ता है भाई, हम सब पे नहीं पड़ता है। और जब सब पे नहीं पड़ेगा तो आप सी ऑप्शन काट दो फिर, यानी कि कहीं ना कहीं डी ऑप्शन ये कट गया। ठीक है, और फिर आपका सी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि सी दोनों में है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, ये बात सही है। फिर कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हम प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण या क्षमताएं होती हैं के रूप में देखने को देखती हैं, तो ठीक है, रोकती हैं। ठीक है, ये बात भी सही है, इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका बी सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 29 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। तो चार ऑप्शन है, पंजाब और तमिलनाडु, केरल और लद्दाख, असम और हरियाणा, गुजरात और तेलंगाना। देखो, इसको हम लोग सही कर सकते हैं। किस तरीके से सही कर सकते हैं, देखिए, इसने पूछा है, ठीक है, देखिए भारत का मैप मैंने बनाया, भारत का मैप, तो देखिए जो अरब है वो तो जाहिर सी बात है कि भारत के पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में है। तो अरब वासी जो आए होंगे वो तो इसी तट पे आएंगे ना, भारत के पश्चिमी घाट पे आए होंगे।
पश्चिमी घाट पे आए होंगे, तो इसलिए ऑप्शन कौन दिख रहा है आपका, केरल दिख रहा है, केरल से हो जाएगा। और देखिएगा दूसरी बात, जो चीन है, चीन तो भारत के उत्तर में है, तो वो कहाँ पे आए होंगे, ये लद्दाख में आए होंगे, तो इसलिए ऑप्शन लद्दाख से, यानी कि ऑप्शन आपका कहीं से हो जाएगा बी, यानी कि केरल और लद्दाख। यानी कि भारत में जो अरब वासी थे, अरब लोग थे, वो केरल में आए, और जो चीन वाले लोग वो कहाँ पे आए, लद्दाख में आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है। चार ऑप्शन है, मंत्रियों द्वारा, एवं उनके मुखियों के परिषद, योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, पंचों सहित सभी चयनित सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो प्रत्यक्ष वाला तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मंत्रियों द्वारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, पंच द्वारा ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य के आपके जो विधानसभा है वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये सब निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। संघवाद का, शक्तियों का बंटवारा का, धर्मनिरपेक्षता का, संसदीय शासन का। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी कि संघवाद। भाई संघवाद का मतलब तो यही होता है ना कि जब शक्तियों का बंटवारा कई स्तर पे हो और उसको कई स्तर पे चलाया जाए। तो हमारे भारत में अगर देखेंगे तो दो स्तर हैं शासन चलाने के। एक तो है आपका कौन सा, तो केंद्र का स्तर है, और दूसरा राज्य का स्तर है। राज्य स्तर यानी केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पे शासन का प्रचालन होता है, सही, संचालित होता है। तो यही तो संघवाद है ना, संघवाद तो यही कहता है। ठीक है, जब शासन की शक्तियों का बंटवारा हो, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको चीज़ें इससे समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।